स्वागत है आप सभी को ओमेगा क्लास 2.0 पे। इस क्लास के माध्यम से हम लोग 10वीं क्लास बिहार बोर्ड में इस साल जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी 10वीं बोर्ड बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास यानी इस वर्ष जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अर्थात उनका 0 सन्नाटा है, यानी किसी भी विषय में उनको कुछ भी पता नहीं है। उनके लिए समझिए कि ये जो क्रैश कोर्स है ये रामबाण साबित होने वाला है। क्रैश कोर्स, ठीक है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग 3 विषय को मुख्य रूप से कवर करेंगे, मैथ, साइंस और संस्कृत। इसमें 3 विषय मैथ, साइंस और संस्कृत जो बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक इसी विषय में बच्चे फेल होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में जो फेल होने वाले की संख्या है, सबसे ज़्यादा मैथ में फेल होते हैं, उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद संस्कृत। हिंदी हो गया और एक विषय और आपका सोशल साइंस हो गया, तो उसमें नहीं के बराबर बच्चे फेल होते हैं। अगर उस विषय में कोई बच्चे फेल हो रहे हैं तो समझिए कि वो 10वीं क्लास का लायक है ही नहीं। तो देखिए इसमें क्रैश कोर्स में क्या होगा कि मुख्य रूप से हम लोग वैसे विषय वस्तु पर कवर करेंगे, यानी फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्रैश कोर्स का अर्थ ही होता है, इसमें वैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, वैसे टॉपिक को पढ़ा जाता है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग तीनों विषय मैथ, साइंस और संस्कृत तीनों विषय को लेकर चलेंगे और इसमें अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यदि आप समझिए कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं अच्छे से रिवीजन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि उन सब टॉपिक्स को चुनेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है या उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास में लास्ट तक बने रहिए। हम तीनों विषय का अलग अलग क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, और वीडियो जो रहेगा अपलोडेड रहेगा, आपकी जब इच्छा तब देख सकते हैं। और इसमें एक काम और करना है कि तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों विषय के लिए अलग अलग कॉपी बना लेना है और जिस तरह से क्लास चलेगा उसी के हिसाब से आपको एक नोट्स तैयार करना है ताकि उसे आप रिवीजन भी कर पाएँ। और इसमें हम करेंगे क्या कि एक तो एग्जाम जितना करीब आता है उतना ही विद्यार्थी लोगों पर एक तरह से दबाव बनने लगता है कि काफ़ी एग्जाम करीब आ रहा है, हम कितना पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि सभी चैप्टर का हम रिवीजन क्लास काफ़ी सरल आसान भाषा में उसको इस तरह से आपको रिवीजन कराएंगे कि जैसे आप गाना सुन के उसको याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम एक तरह समझिए कि उसको आपको केवल लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। मैथ हो, साइंस हो या संस्कृत हो, लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, उतना ही काफ़ी है। उससे समझिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छे तरह से उससे तैयारी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है, यानी 100% में क्या किया गया है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी समझिए कि आपका क्या है 100% में से 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, 50%, और प्रत्येक विषय में 50% क्या हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे और इसके बाद जो सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से कहा जाए कि क्रैश कोर्स हम इस क्लास के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम किस तरह से किस विषय को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैथ में देखिए, मैथ एक ऐसा विषय है जो सब कोई सबसे ज़्यादा पढ़ता है। ये सच्चाई है कि सब कोई, चाहे विद्यार्थी कमजोर हो या तेज हो, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला विषय यही है मैथ। और सबसे ज़्यादा फेल होने वालों की संख्या जो है, इसी में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हैं और सबसे ज़्यादा
फेल भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैथ, सबसे पहले मैथ देख लेते हैं। मैथ, इसमें करना क्या है, मैथ को अभी हम क्या बोले कि सभी सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। यानी बोर्ड एग्जाम में जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव और क्या है, और 50% आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्टिव में देखिए प्रश्नों की संख्या जो रहेगा, प्रश्नों की संख्या रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्नों की संख्या है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या जो है 60 रहेगा, जिसमें से 60 प्रश्नों में से आपको कोई 50 प्रश्न ही बनाना है, यानी 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, यानी आंसर हमें उत्तर जो है मात्र 50 प्रश्नों का ही देना है, यानी 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न का जवाब देंगे और जो आपको नहीं आता है उसमें से 10 प्रश्न कोई आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं बनाना है। अब रह गया सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में देखिए मैथ में सब्जेक्टिव में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और एक होता है दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या रहेगा कितना, 30, जिसमें से आधा जवाब देना होता है, आधा कितना 15। ये कभी कभी 26 भी रहता है, 26 या 24 भी रहता है। ठीक है, जैसे कोरोना काल में सभी प्रश्नों की संख्या दुगुना हो गया था, सभी प्रश्नों की संख्या दुगुना हो गया था, लेकिन पहले 24 या 26 आता था। ठीक है, तो ज्यादा चांस रहेगा कि इसी में से कोई रहे, लेकिन इतना याद रखना है कि कितना हो क्वेश्चन है, हमें बनाना कितना है, मात्र 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद रह गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कुल प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों की जो संख्या है ये 8 रहेगा और उसमें से हमें उत्तर मात्र 4 प्रश्न का ही देना है। तो इस तरह से हम इसमें जोड़ सकते हैं। टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना, ऑब्जेक्टिव में हुआ कितना 50 अंक हुआ। ठीक है, लघु उत्तरीय में कितना 15 दूना 30, यानी लघु उत्तरीय में। ठीक है, उसके बाद दीर्घ में कितना है, दीर्घ उत्तरीय में कितना 20 नंबर। तो ऐसे कुल मार्क्स कितना हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो 100 मार्क्स, यानी टोटल 100 अंक हो जा रहा है, 100 नंबर हो जा रहा है। तो इस तरह से आधा ऑब्जेक्टिव है और आधा सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर में हम किस तरह से, मतलब चैप्टर वाइज किस तरह से पढ़ेंगे। तो अभी इससे पहले हम क्या बोले थे कि हम ये प्रयास करेंगे कि आपको जैसे गाना सुनकर आप उसको याद कर लेते हैं या कुछ ऐसे ही अपने से याद हो जाता है, वैसे ही हम इसमें इंट्रोडक्शन क्लास चलाएंगे मैथ में या तीनों विषयों में। जो समझिए कि आप सुनकर, आपको उसमें लिखना नहीं है, केवल आप सुनकर कुछ ना कुछ उसमें आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए मैथ में जो है पहला चैप्टर, मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। देखिए इसमें करना क्या है कि क्रैश कोर्स का अर्थ ही होता है कि वैसे क्वेश्चंस को पढ़ना जो हमारे लिए एग्जाम में अधिक भूमिका निभाते हो, यानी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो। ठीक है, यानी उन टॉपिक को हम छोड़ देंगे जो एग्जाम में नहीं आते हैं या उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हम उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वास्तविक संख्या से सबसे पहले, इसमें वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्याएं। हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेगा,
तो पहले इंट्रोडक्शन में हम ये कर रहे हैं कि काफ़ी आपको कुछ उससे अनुभव हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, समझिए कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं मैथ में, तो आपके लिए समझिए कि बिल्कुल ये रामबाण साबित होने वाला है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, या सिंपल संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याएं, सभी संख्याएं। देखिए आपको केवल इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है, आपको केवल ध्यान से सुनना है, उतना ही काफ़ी है। ध्यान से सुनिए और जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे उसको हम खुद बोलेंगे कि आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसी क्वेश्चन को लिखना है। इसमें केवल आपको समझना है, ध्यान से, ध्यान भटकाना नहीं है इधर उधर। ध्यान से समझिए और चीज़ों को सीखिए पहले, उसके बाद जब हम लघु उतरिए या ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो हम वहाँ पे खुद बोलेंगे कि आपको क्या लिखना है, क्या छोड़ देना है। इसमें केवल आपको समझना है। अभी देखिए संख्या रेखा, संख्या रेखा पर यहाँ पर रहेगा, संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याएं। यहाँ पे क्या रहेगा, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याएं। संख्या रेखा देखिए पहले, यानी ये क्या है, यहाँ पे 0 और इधर क्या होता है निगेटिव यानी माइनस वाला, और इधर क्या होता है, इधर रहेगा प्लस वाला, इधर क्या रहेगा प्लस वाला, और ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, और ये भी माइनस में अनंत। संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर हम एक टोकरी में, मान लीजिए एक टोकरी है, ठीक है, एक टोकरी है, इस टोकरी में हम जितना संख्या पाया जाता है, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, कोई संख्या हो, दशमलव हो, कुछ भी आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो जो सभी संख्याएं हैं सभी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी समझिए कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर, यानी जिसको हम केवल कल्पना करते हैं, वास्तव में होता नहीं है, यानी वैसी संख्याएं जो पाई जाती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यानी कोई भी संख्या हो उसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। यानी सभी क्या है, वो वास्तविक संख्याएं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इधर क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक, इधर क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक, और ये क्या है, जो शून्य है केवल पूर्णांक इसको बोलते हैं, ना ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। और देखिए जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या कहें, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। संख्या रेखा पर जितनी संख्या होंगी सभी इस पर आ जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या 1 से, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 0 से शुरू होकर कहाँ तक, अनंत तक जाती है। अगर हम सम संख्या की बात करें, सम संख्या, तो सम संख्या क्या है, 2 से शुरू होकर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अनंत तक ये भी होती है। इसके बाद विषम संख्या, समझिए कि विषम संख्या जैसे सम है वैसे वो भी रहेगा, 1, 3, 5, 7। अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, अभी हम क्या देखेंगे कि संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सम संख्या, यहाँ पे हम लिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक और ले लीजिए विषम संख्या, क्या होगा, विषम संख्या। तो जो विषम संख्या है 1 के बाद हो जाएगा 3, 5, 7, ऐसे 9 अनंत तक ये भी जाएगा। उसके बाद भाज्य अभाज्य, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ पे आपको पहुँचा रहे हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए केवल हम क्या बोले हैं कि लिखना नहीं है, केवल ध्यान से समझना, उतना ही काफ़ी है।
ठीक है, ध्यान से समझना है, जो बोलेंगे उसको आप नोट कर सकते हैं। भाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया, एक तो न भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। 2, तो 2 में अगर भाग लगेंगे तो 2 से लगेगा और नहीं तो 1 से लगेगा, बाकी किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, इसलिए 2 भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या नहीं होगा, यानी अभाज्य होगा। 3 उसी तरह से है 4, यानी सबसे छोटी यहाँ पे 4 क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद जाएगा कितना? 6। 5 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, एक 5 को और यानी स्वयं को, यानी 5 को और 1 को छोड़कर, इसलिए क्या है? अभाज्य है। 4, 6, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 9, 9 में भाग लगेगा 3 से, फिर 10 में 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 11 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, इस तरह से अनंत तक। उसके बाद आइए अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, इस बात को याद रखिएगा। अगर भुला जा रहे हैं तो इसको लिख लीजिए कि एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अभाज्य संख्या शुरू होगा 2 से, और ये ज्यादा कंफ्यूज करता है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 से अभाज्य संख्या शुरू होगा, 2 के बाद क्या होगा? ये 3, फिर 5, फिर 7, 9 क्या है? भाज्य है। उसके बाद आ जाएगा 11। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस पर ध्यान देना है कि अब हमें बोर्ड एग्जाम पर किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाज्य अभाज्य से दे देता है। इसमें बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है या निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा हमें याद रहेगा तभी हम उसको बना सकते हैं। तो सिंपल हम याद रखेंगे कि जिसमें एक और स्वयं को, यानी जो संख्या लिए उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर भाग लग रहा है तो भाज्य है, अन्यथा अभाज्य है। और ये भी याद रखना है कि भाज्य संख्या जो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है? 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा। इसके बाद क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे देखिए क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, इधर ध्यान दीजिए, क्या है जी? 4 है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात कितना है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 4:2। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा? 2:1। या ये भी पूछ सकता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर कितना है। इस पर कई टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, केवल आपको ध्यान देना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। तो अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। ये निकला क्या? अंतर। सबसे छोटी ये भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर हो गया। कितना आया? 2। ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना है। तो यानी भाज्य में अभाज्य से भाग देंगे, 4 में 2 से, तो कई बार में कटेगा 2 से, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा। यानी इस पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में। इससे क्वेश्चन रहता है, निश्चित समझिए कि इसको आप ध्यान से समझ गए तो समझिए कि 1 से 2 नंबर फिक्स है, इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से। इसको ध्यान से आप लोग इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं बार बार, ठीक है। अब चलिए हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे वास्तविक संख्या पर। यानी एक टोकरी में अगर सभी संख्याओं को हम रख दिए, जो भी संख्या है, तो सब संख्याओं को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? तो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और देखिए इन वास्तविक संख्याओं को वास्तविक
वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांटा गया है। कई भागों में? दो भागों में बांटा गया है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए क्या बनेगा। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है दूसरा, यानी ये पहला है और ये दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में इनको किनको, यानी वास्तविक संख्या को बांटा गया है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो, परिमेय और अपरिमेय। चलिए अब फिर आगे क्वेश्चन बनेगा कि परिमेय संख्या अब किसे कहते हैं। परिमेय संख्या तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। सिंपल अंश बटा हर, यानी जिसको हम भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न के रूप में। ठीक है, या p/q। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको कम समय में अच्छी तैयारी करना है एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या बोले कि परिमेय संख्या को अंश बटा हर, या इसको हम भिन्न बोलेंगे, या p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए p/q के रूप में। अब जस्ट इसका उल्टा होता है अपरिमेय में। जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा। एक बात और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात इसमें अथवा एक बात और आएगा कि जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही करेगा। पूर्ण वर्गमूल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे √3 ले लिए, यानी 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा वो किस में आएगा? अपरिमेय में। और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा? वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि हम कैसे पता लगाएं कि इसका पूर्ण वर्गमूल होगा, तो ये 8वीं क्लास में पढ़ना है, वर्गमूल घनमूल दोनों। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का साइन क्या होता है? ये, जिसको हम रूट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का निकालना है, तो 4 किसमें हम रूट में रखें? नहीं, 4 का वर्गमूल। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसमें से जोड़ा लगाएंगे। अगर जोड़ा बन जा रहा है तो 2 में से एक को बाहर निकलेगा, वही उसका क्या कहलाता है? पूर्ण वर्गमूल, सरल भाषा में। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो 2 गुने 2 होगा। अब समझिए एक जोड़ा 2 आ गया, तो इसका जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा। तो हम बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। जोड़ा लग गया तो निकल गया बाहर। तो अब ये बोलेंगे रूट जो 4 है ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल इसका 2 होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लीजिए ये 9 हो गया, 9 को अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 गुने 3 होगा, तो 3 क्या हो जाएगा? बाहर। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब चलिए इसी के जैसा ध्यान दीजिए, अब एक का एक समझिए। एक, तो एक को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1, ये भी क्या होगा? 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय है। 2 देखिए यहाँ पे √2, तो इसको हम ज्यादा करेंगे तो 1 गुने 2 लिखेंगे, तो जोड़ा कहाँ लगा? जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 1 गुने 2 है कि नहीं? यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ भी अगर 2 रहता तो निकल जाता। यानी सेम संख्या का, एक समान संख्या का जोड़ा लगा, नहीं कि कोई 3 ले लिए और कोई 5 ले लिए, जोड़ा लगा के निकाल दिए, वैसे जोड़ा नहीं। यानी ये समझना है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या 3 था, यहाँ पे 2 पहले लिए थे 4 का हम गुणनखंड निकाले तो क्या था? 2 आया था।
वैसे ही तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय। अब चलिए इसके बाद √3, तो √3 का भी वही हाल है, ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √4 क्या बताया अभी, परिमेय था। √5 क्या होगा, √5 देखिए ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। सिंपल देखिए, एक बात और बता दे रहे हैं कि अगर वो अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर अभाज्य है और उसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि अगर वो रूट में है, तो समझिए वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। क्योंकि वो उसका अभाज्य गुणनखंड होकबे नहीं करेगा, तो हम उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे कैसे, इसलिए वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 ले रहे हैं, नहीं 10, तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा। तो 2 गुने 5 इसमें भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, नहीं निकलेगा अपरिमेय। ठीक है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन निश्चित है कि नहीं रहेगा, तब वो 2 गो रहेगा क्वेश्चन, निश्चित है, लिख कर रख लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो प्रत्येक साल यानी आप लोग जो क्वेश्चन बैंक रखे हैं, अगर नहीं रखे हैं तो खरीद लीजिए और उसमें जाके मिलाइए। क्वेश्चन बैंक में हर एक साल कम से कम 2 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा, परिमेय अपरिमेय से 2 क्वेश्चन हर एक साल बनता है। अधिक हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। तो परिमेय और अपरिमेय पर ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है। अभी हम क्या समझे कि जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख दें या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और जस्ट उसका उल्टा, जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अंश और हर के रूप में हम कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए सिंपल दे दिया कि मान लीजिए ये 3 क्या है, 3 क्या है, तो 3 ये परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1। जैसे मान लीजिए 3.5 दिया है, ये दशमलव में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो 35 बटा कितना, 10 आ जाएगा। दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आता है, इधर जितना अंक रहेगा उतना 0। तो एक अंक 5 है तो एक 0 हो गया। यानी इसको अब सरल करेंगे तो आ जाएगा 7/2, यानी 5 से काटेंगे तो 5 की पहाड़ा 7 बार और 5 की पहाड़ा 2 बार, यानी 7 बटा कितना, 2 आ गया। तो ये क्या है, अंश बटा हर है कि नहीं, यानी P बटा Q है। ठीक है। यानी P बटा Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए √3 क्या, अभी अपरिमेय इसको हम बोले हैं, यानी अपरिमेय संख्या है। इसको हम अगर 2 लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम तो अंश बटा हर के रूप में लिख दिए, उस कंडीशन में हो रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी ध्यान देना है कि पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। यानी √3 का, यानी रूट जो 3 है, ये पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा। इसलिए ये अंश बटा हर के रूप में होते हुए भी अपरिमेय संख्या है। इसी बात पर ध्यान देना है। चलिए अब देखिए, अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं। कुछ ऐसे अपरिमेय संख्या है जो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा वहां पे। जैसे मान लीजिए पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो ये आता है परिमेय संख्या की श्रेणी में। किसमें, परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। और ये जो क्या है, पाई है, इसको हम पाई बोलते हैं। ये पाई अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय है। और इसका जो मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम पाई बटा 2 लिखें तभी अपरिमेय होगा, अपरिमेय में आएगा। अगर हम पाई प्लस 5 लिखें या पाई प्लस कुछ भी लिखें, पाई लिख दें, तब वो ये क्या होगा, 2 पाई होगा, है कि नहीं। यानी अगर पाई रहा तो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ऐसे है 2 पाई बटे पाई, तब तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आ जाएगा 2, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है। यानी सिंपल भाषा में आपको सरलीकरण आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है।
तो जोड़ घटाव गुना भागा किसी भी रूप में पूछ सकता है। हमें याद रखना है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इससे हम एक स्पेशल क्लास लेंगे केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, पाई यानी वास्तविक संख्या पर यानी परिमेय और अपरिमेय का पहचान पर एक क्लास लेंगे। केवल स्पेशल क्लास किसके लिए होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित आएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं, यानी 2 नंबर आप उसको पकड़ ले। अगर इतना ही आप क्लास बढ़िया से देख ले रहे हैं, ठीक से समझ जा रहे हैं, तो समझिए इतना ही से काफ़ी है, और जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज शुरुआत था क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग पहली क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में जाने, वास्तविक संख्या क्या है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में। इसके बाद में अगला टॉपिक देखेंगे, और क्लास आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।